आज हम करेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। देखो ऑलरेडी 7 प्रिंसिपल हम कर चुके हैं फ्योल के। आज की इस वीडियो में आगे के 7 प्रिंसिपल करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले एक चीज बोलती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट किया करो। मैं बहुत एफर्ट्स करती हूँ कि अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने बिजनेस को पढ़ाऊँ। अकाउंट्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट। और अपने डाउट्स तो आपको पता ही है कि मैं इंस्टाग्राम पर सबके डाउट्स लेती हूँ। आप अपने डाउट्स मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और अगर आप तारीफ करना चाहते हो तो यूट्यूब पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। ओके, ये तो थी मेरी कोई पर्सनल बातें आपके साथ। अब आगे बढ़ती हूँ गाइज। जो पढ़ाने आपको मैं आई हूँ वो ये है कि आगे के कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो आगे का 8th प्रिंसिपल हम लेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है। सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सेंट्रलाइजेशन करो। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन लेने का अधिकार किसी एक के हाथ में होना। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? डिसीजन लेना भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दो, जिनका जो काम है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब मैं एक बुक की लैंग्वेज में इसको बताती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी कि डिसीजन मेकिंग का अधिकार किसका है? टॉप मैनेजमेंट का है। उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड जब हम इसको डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम डिसीजन लेने का अधिकार एक बंदे से ज्यादा लोगों का हो जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक बिजनेस हमारे आसपास जो दुकानें होती हैं उसका एग्जांपल देती हूँ। दुकान जो बंदा चला रहा होता है दैट इज सोल प्रोप्राइटर, है ना। अब उसके अंदर अगर उसने 2 लड़के रखे हुए हैं, वो 2 लड़के ना तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि उसका मालिक उसको ऑर्डर ना दे दे, बेटा ये काम करना है, राइट। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि वो लोग कुछ डिसीजन अपनी तरफ से नहीं ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल किसने कर रखा है? उस मालिक ने कर रखा है, उस सोल प्रोप्राइटर ने कर रखा है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर देना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब तक कुछ काम नहीं होगा। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? बिजनेस में हमें पता है डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज को जितना सामान एक महीने की रिक्वायरमेंट है और खरीदना है, तो टॉप मैनेजमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव वगैरह कहते हैं भाई आप अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और आप खरीद लो उस सामान को। यानी कि आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, बार बार आके हमसे पूछो मत कि भाई मैं सर इतना सामान खरीद लूँ, मैं जाऊँ, मैं आऊँ। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो परचेज डिपार्टमेंट है उनको, परचेज वाले को परचेज की प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, फाइनेंस वाले को फाइनेंस की प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स वाले को सेल्स की प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कॉन्सेंट्रेशन करके नहीं चलते, वो डिस्पर्सल कर देते हैं अथॉरिटीज़ को कि भाई आपके भी अधिकार हैं, आप ये डिसीजंस ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में फुली सेंट्रलाइजेशन होना, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही जगह पर डिसीजन लिए जाएंगे, या पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि फुली ना तो सेंट्रलाइजेशन होता ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होता, दोनों ही अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें मतलब मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन नो, सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन नो, हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन चाहिए गाइस। हमें क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन। यानी कि बिजनेस में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्यों? ताकि जो मेन एरियाज है, जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए है, गोल बनाने के लिए है, पॉलिसी बनाने के लिए है, ग्रोथ के लिए है, वो टॉप मैनेजमेंट को छोड़ दो, और बाकी बिजनेस को जो चला रहे हैं, जो प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। तो ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल में हमें यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है कि भाई ना तो फुली सेंट्रलाइज करो ना ही डिसेंट्रलाइज करो। रीज़न, आप रीज़न बताओ, ठीक है, एग्जाम्पल दो। तो ये है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर एक पर्सन के अंडर ना 2 टीम्स हैं, ठीक है, जिसे हम स्केलर चेन बेसिकली क्या होता है, एक पाथ होता है। ठीक है, हमारे बिजनेस में क्या होता है, एक एक लेवल होता है
कि मेरा ये सीनियर है, सीनियर के नीचे जूनियर आता है, जूनियर के नीचे उसका सबॉर्डिनेट आता है, फिर वर्कर आते हैं, ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होती है। अब जनरल मैनेजर तो एक ही होता है, जनरल मैनेजर के अंदर 2 मैनेजर आ गए, ठीक है, उन 2 मैनेजर के अंदर अगेन 2-2 पर्सन आ गए। तो इस तरीके से हमारे को पता है कि बिजनेस में अथॉरिटी की चेन चलती है, जिसे हम चेन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ नॉर्मल है। तो उसी को फॉलो करना स्केलर चेन कहलाया जाता है। उसको क्या करना, फॉलो करना, यानी कि जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम आती रहती है। सबसे ज़्यादा अधिकार किसके होते हैं, बड़े बंदे के, फिर उससे नीचे जो उसका सबॉर्डिनेट है, फिर उससे नीचे जो उसका वर्कर है, राइट गाइज। अब स्केलर चेन की डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, The formal lines of authority from highest to lowest rank are known as scalar chain। यानी कि जो अथॉरिटी की लाइन आपने बना रखी है, जो पोजीशंस आपने दे रखी है, उसको हम स्केलर चेन कहते हैं। एंड बिजनेस में इस पाथ को हमें फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे जीएम से बात करनी है तो पहले मुझे जो मेरा सीनियर होगा उससे बात करनी होगी, मेरा सीनियर अपने सीनियर से बात करेगा, देन उसके बाद जीएम तक बात आएगी। आप समझ रहे हो, दैट इज स्केलर चेन। अब अगर कोई साइड वाले डिपार्टमेंट में मेरी ही पोजीशन को कोई बंदा बैठा है एंड आई वांट टू टॉक विद हिम, मुझे उससे बात करनी है, तो मैं डायरेक्ट जाके उससे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती, मेरे को एक पाथ फॉलो करना चाहिए, दैट इज मेरे को अपने अबव अबव अबव, फिर जनरल मैनेजर तक बात पहुंची, फिर वो नीचे लेके आएगा बात उस डिपार्टमेंट तक। समझ आया। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तो मैं सामने वाले पर्सन से बात कर सकती हूँ, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। नॉर्मली हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे, सिर्फ इमरजेंसी में गाइस। तो आपको जब भी गैंग प्लैंक पूछा जाता है तो इमरजेंसी वर्ड जरूर लिखना है कि यस हम कर सकते हैं बात, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आपकी स्क्रीन पर स्केलर चेन का एक जो है फिगर भी आ रही होगी, पिक भी आ रही होगी, तो आप उसे देखकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में जब हम बात करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक बोला जाता है। तो ये था हमारा स्केलर चेन कि हमें एक पाथ है उसको फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, ये बिजनेस में होता ही होता है। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल था। इसके बाद प्रिंसिपल आता है नेक्स्ट, ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल मतलब ऑर्डर करना नहीं होता। ऑर्डर प्रिंसिपल मतलब होता है कि देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज़ का बिजनेस में ना एक जगह होनी चाहिए और उस जगह पर वो सामान होना चाहिए। इसका मतलब देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड द थिंग शुड बी एट देयर प्लेस। जो चीज़ है वो उस जगह पर ही होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में अगर हर एक चीज़ की अपनी जगह होगी पर्टिकुलर, और वो चीज़ उस जगह पर होगी, तो बिजनेस में डिले नहीं होगा। आप अपने काम को कम टाइम में कर पाते हो, तो ऑर्डर होना ज़रूरी है। ये चीज़ देखो हमारे घर में भी होती है, हमारे स्कूल्स में भी होती है, हमारे कॉलेजेस में भी होती है कि जिसकी जो जगह ना वो चीज़ वही होती है। अब स्टाफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, स्टाफ रूम में होती है। सारी बुक्स की जिम्मेदारी कहाँ होती है, लाइब्रेरी में। अब ऐसा तो नहीं कर रखा ना कि बुक्स आधी स्टाफ रूम में पड़ी हैं, आधी प्रिंसिपल रूम में पड़ी हैं, नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, ऑर्डर। अगर आपकी कोई चीज़ कहीं पर भी पड़ी है, इट मीन्स आप कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो, ऑर्डर प्रिंसिपल को कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक चीज़ की अपनी जगह और वो चीज़ उस जगह पर होनी चाहिए, जिससे आप अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर पाते हो और आप में एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इक्विटी प्रिंसिपल। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, यानी कि होना भी चाहिए। हमारे बिजनेस में इक्विटी होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल इस चीज़ को फोकस करता है कि जस्टिस होनी चाहिए, काइंडलीनेस होना चाहिए बिजनेस में। आप अगर 2 बंदे हैं, सेम एजुकेशन के, सेम पोस्ट पे है, भाई सेम सैलरी दो ने, अलग अलग क्यों देनी है। आपको बायस नहीं होना कि भाई ये तो मेरे स्टेट का है, ये तो दिल्ली का रहने वाला है, इसको तो मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा, ये बाहर से आ रखा है, इसको कम दूंगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो बिजनेस है वो पर्सनल बायस्ड से दूर होने चाहिए, उसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे, स्टेट के बेस पे, नेशनैलिटी के बेस पे, हमें नहीं, कास्ट के बेस पे हमें नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, हमें भेदभाव नहीं करना। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल गाइस आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब इतना नाम इन्होंने ऐसा क्यों रखा, पर्सोनल मीन्स होता है एम्प्लॉयज, सिंपल बोल सकते थे स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जब किसी पर्सन को बिजनेस में रखते हो ना, तो उसको मिनिमम टाइम दो उस बिजनेस में सेटल्ड होने का। यानी कि अगर मैं बोलूँ
शुड बी गिवन अ रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट। आप उसको टाइम दो कि भाई वो काम करने के लिए उसको समय तो दो। अगर आपने एक बंदे को रखा जी 2 दिन के अंदर हमें तेरा काम पसंद नहीं आया, चल निकल, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता दो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को समझे, वो उस काम को समझे। तो ये प्रिंसिपल अब बिजनेस में कई जैसे होते हैं ना, खड़ूस लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी इस तरीके से करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है ऐसा मत करो। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयज़ के मन में भी डर रहेगा कि भाई कब हमें ये मालिक निकाल दे, हमें नहीं पता। दूसरा इफेक्ट क्या आता है इससे, भाई रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं, जब हम स्टाफिंग करते हैं, उस बंदे को रखते हैं, तो हमारे भी खर्चे होते हैं बिजनेस के। क्या इंटरव्यू लेना, टाइम लगता है हमारा, डॉक्यूमेंट्स बनाने में टाइम लगता है, और आप एक झटके में कह देते हो निकल जा। तो ये चीज़ बिजनेस के लिए भी नुकसानदेह है, एम्प्लॉयज़ के मन में भी रहता है डर कि भाई ये हमें कब निकाल दे। दैट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, जो ये कहता है कि एम्प्लॉयज़ को शुड बी गिवन अ रीजनेबल टाइम टू सेटल, टू शो रिजल्ट, कि वो अपने समय में उतने समय तो दो कि वो सेटल हो सके और रिजल्ट को दिखा सके। तो उसे एक मिनिमम फिक्स टेन्योर देना चाहिए अपने काम को दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो इतने इनकरेज होने चाहिए, इतने मोटिवेट होने चाहिए कि वो इनिशिएट ले सके, काम को करने के लिए खुद से आगे बढ़े। उनमें सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि सर हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये बात वो खुद आके बोले। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड इनिशिएटिव। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे एम्प्लॉयज़ क्यों बोलेंगे हमें आके, वो तब बोलेंगे जब हम उनके सजेशन को मानेंगे, हम उनके सजेशन को रिवॉर्ड देंगे। आप सपोज करो आप अपनी टीचर को आके कुछ बोलते हो कि मैम हम ऐसा कर सकते हैं, मैम बोले चल बैठ जाओ, आपको बुरा लगेगा कि यार मैम ने मुझे इस तरीके से बोल दिया। वहीं दूसरी टीचर के सामने आपके बोले मैम हम ये कर सकते हैं, और मैम बोले आपके लिए क्लैपिंग करवाए कि हाँ बच्चे तुमने बिल्कुल सही बोला है, हम इस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से अपनी रिवीजन कर सकते हैं, आपने बहुत सही बोला है। तो आप क्या होगे, मोटिवेट होगे कि मैम ने मेरा कहना माना। ठीक है, आप अगली बार से मैम के काम में और चीज़ों में क्या लोगे, इनिशिएट लोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरे जो सजेशन दे रही हूँ वो वर्थफुल है एंड सामने वाला बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है। राइट गाइस, तो ये प्रिंसिपल इनिशिएटिव है। तो बिजनेस में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि जब एम्प्लॉयज़ इतने सेल्फ मोटिवेट होने चाहिए कि इनिशिएट ले सके, तो बिजनेस को सजेशन सिस्टम तैयार करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए अच्छे सजेशन को, कि अगर किसी सजेशन से बिजनेस को फ़ायदा हुआ है तो उन्हें रिवॉर्ड दो, अप्रिशिएट करो उन चीज़ों को। तो ये प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। आगे है हमारा प्रिंसिपल, दैट इज द लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल ये कहता है कि मैनेजमेंट को, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, उनको आई की जगह वी यूज़ करना चाहिए। आई की जगह वी मतलब हर काम में ये मत करो मैं कर दूंगा, मैं कर लूँगा, ठीक है, नहीं, हम कर लेंगे, जिससे बिजनेस में स्पिरिट ऑफ यूनिटी आती है। स्पिरिट ऑफ यूनिटी यानी कि मिलकर काम करने की एक ऊर्जा जागती है, हार्मनी आता है, प्यार बना रहता है, बिजनेस में कोऑपरेशन होता है। कब, जब हम आई की जगह वी यूज़ करते हैं, यानी कि वी शुड रिप्लेस आई, हमें आई को रिप्लेस करना है किससे, विद वी, हम होना चाहिए। अगर हमें कोई टारगेट मिला है, वी विल डू सर, आर टीम विल डू सर, हमारी टीम कर देगी इस काम को, ये होना चाहिए। यानी कि आई विल डू सर, मैं करवा के रहूँगा ये चीज़ मैनेजर में नहीं होनी चाहिए। मैनेजर में अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके एक वी पावर होनी चाहिए, हम कर लेंगे, हम मिलकर करेंगे। अगर मेरा सबॉर्डिनेट 8 बजे तक बैठ के काम कर रहा है ना, तो मुझे भी उसके साथ मिलकर 8 बजे तक काम करना है। दैट इज आई की जगह वी यूज़ करना। तो ये प्रिंसिपल होता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी कि स्पिरिट ऑफ यूनिटी होना हमारे बिजनेस में, एंड आई की जगह वी यूज़ करना। तो ये थे गाइस प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट तो देखो करना ही है, और अगर नहीं समझ आए तो आप सिंपली मेरे को यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। थैंक यू।